गुड मॉर्निंग बेटा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कौशल एजुकेशन में। और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं 5वीं क्लास की प्रीवियस अध्ययन का 6th लेसन आप बीती, एक किसान की आप बीती इसमें बताई गई है। तो बेटा यहाँ पे कुछ इसका पोर्शन हमने पढ़ लिया था और कुछ हम पढ़ रहे हैं अपने आज के वीडियो में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ अखबार की देखो कटिंग यहाँ पे पेस्ट कर रखी हैं। वो क्या है, 1.25 लाख एकड़ की लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं। दूसरी में मेन हेडिंग है मेवात में ओलावृष्टि फसलों पर भारी नुकसान। तो क्या है, बारिश हुई है, ओले पड़े हैं, इससे फसलों को नुकसान हो गया। ये मुख्य हेडिंग है इस तरह का, है ना। तो अब इसके आधारित हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। क्या तुम्हारे इलाके में भी कभी बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलें बर्बाद हुई हैं? बेटा होता है ना, जब फसलें पकने वाली होती हैं तब कई बार बहुत ज्यादा ओले पड़ जाते हैं या बहुत ही तेज बारिश होती है तो फसलें नष्ट हो जाती हुई है ना। तुम्हारे इलाके में भी हुई होंगी बेटा, हर बार कहीं ना कहीं हो ही जाती है। ठीक है, कब और कहाँ ये तुम अपने बड़ों से पूछ के लिख देना। ठीक है, आगे है बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि के अतिरिक्त फसल बर्बाद होने के और कौन से कारण होते हैं? एक तो ये होता है भाई बारिश हो गई, पकी फसल के ऊपर बारिश हो गई तो खत्म हो जाएगी, या ओले गिर गए तो वो उखाड़ देती है, जड़ से तोड़ देती है उनको। अब इनके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं कि फसल बर्बाद हो जाती है? क्या, एक तो सूखा पड़ जाए, बारिश बिल्कुल ही ना हो तो उनको पानी नहीं मिलेगा इसलिए सूख जाएगी। दूसरा, कीटों का प्रहार, कई बार कुछ रोग लग जाता है, कहते हैं ना फसल में रोग लग गया तो कीड़े लग जाते हैं ऐसे कि उससे फसल नष्ट हो जाती है, या फिर कोई बीमारी उसमें हो जाती है, कह देते हैं कि भाई सफेद सफेद सा हो जाती है फसल और फिर सूख जाती है, तो ये कोई बीमारी के कारण भी फसल नष्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। तो खरीफ की फसल किसे कहते हैं? जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। और कौन कौन सी है? ज्वार, बाजरा वर्षा ऋतु में। और जो फसलें शीत ऋतु में बोई जाती, शीत ऋतु मतलब सर्दियों में, जो सर्दियों में बोई जाती है उसको हम रबी की फसल कहते हैं। तो फसल कितने प्रकार की बताई इसने? एक खरीफ की और एक रबी की। ठीक है, रबी की फसलें शीत ऋतु में बोई जाती हैं और खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। ठीक है बेटा, किन फसलों को ज्यादा पानी चाहिए, किन को सामान्य और किन को सामान्य से कम? ज्यादा पानी की आवश्यकता वाले यहाँ पे लिखने हैं उनका नाम, सामान्य आवश्यकता वाली फसलों का नाम यहाँ पे लिखना है, और सामान्य से कम, जिनको बहुत कम पानी चाहिए उनको यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो बेटा अधिक पानी जिन फसलों को जरूरत पड़ती, जिनमें हमें पानी खड़ा रखना पड़ता है, यानी कि खड़ा रहता है उसमें, उन फसलों के नाम यहाँ पे धान, गन्ना, कपास, कपास में भी ज्यादा पानी लगता है, खड़ा तो नहीं रखना पड़ता लेकिन हाँ ज्यादा लगता ही है इसमें। सामान्य पानी वाली फसलें गेहूं, सरसों, जौ, इसमें कपास को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि कपास सामान्य से थोड़ा ज्यादा ही पानी लेती है। आगे है सामान्य से कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें, जिनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, वो फसल बाजरा, ग्वार, ज्वार, अरहर आदि जो फसलें होती हैं उनमें कम पानी की आवश्यकता होती है। जो बारिश के मौसम में बोई जाती, लगभग उन फसलों में कम ही पानी की जरूरत हमें पड़ती, लगभग। ठीक है, आगे बेटा ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, इनको हम अपनी जो क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी उसमें करेंगे क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस है, इसमें इनके आंसर नहीं आएंगे। आगे यहाँ पे है अपने आसपास के किसी गांव में जाओ, चाहे अपना गांव हो या आसपास का कोई और गांव हो, वहां जाकर कुछ किसानों से मिलो जो खेती करते हैं, उन लोगों से मिलो और निम्नलिखित जानकारी इकट्ठा करो। ये यहाँ पे किसान का, जिससे तुमने बात करी उस किसान का नाम लिखना है। यहाँ पे उनकी खुद की खेती है या नहीं, तो है तो हाँ लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिख देंगे। कितनी जमीन पर खेती करता है, और उसकी खुद की अगर मान ले खेती है तो कितनी पे करता है, यदि किसी की लेके करता है तो कितनी जमीन पे करता है, यहाँ पे लिखना है। और फिर वो नॉर्मली क्या उगाता है ये भी पूछना है, उस पर क्या उगाता है वो खेती में।
क्या क्या परेशानियां होती हैं और उन्हें क्या क्या परेशानियां इसके लिए झेलनी पड़ती, ये सब हमें अपने इस चार्ट में लिख देना है। ठीक है बेटा। किसी क्षेत्र में अनाज खराब हो जाने की स्थिति में उसकी भरपाई कैसे होती है। किसी क्षेत्र में अनाज कम हो जाता है, फसल कम होती है, अनाज खराब हो जाता है, तो उस सरकार उसकी भरपाई कैसे करती है, क्या करती है। ऐसी स्थिति में सरकार किसानों को मुआवजा देकर, मुआवजा क्या होता है, फसल के बदले में जो फसल नष्ट हो गई है उसके कुछ रुपए दे देती है, उनकी सहायता करती है, रुपए दे देती है तो उसे उनकी सहायता हो जाती है। आगे बेटा यह नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके बारे में एक एक वाक्य लिखना है, जैसे भूखमरी, अकाल, भंडार यानी फसलों का हेर फेर। तो इनका एक कोई वाक्य में प्रयोग तुम लिखो, एक एक वाक्य लिखना है। भूखमरी, वर्षा के अभाव में भूखमरी फैल जाती है। तो भूखमरी कब फैलती है, बारिश नहीं होती, अकाल पड़ जाता है, सूखा सब कुछ, तो फिर भूखमरी हो जाती है। आगे है अकाल, अकाल के कारण भूखमरी फैलती है। जब कुछ होगा ही नहीं, सूखा पड़ जाएगा सब कुछ, तो फिर वो अकाल होता है और उसमें भूखमरी भी फैलेगी, क्योंकि लोग खाएंगे क्या। तीसरा है भंडारण, फसलों को या अनाज को सुखाकर उसका भंडारण करना चाहिए। अगर नमी से ही, नमी वाली फसल को ही हम उसमें टंकी में रख देंगे तो वो खराब हो जाएगी, उसमें कीड़े लग जाएंगे। अगला हमारे पास है फसलों का हेर फेर। फसलों का हेर फेर अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक है। फसलों की अदल बदल करनी है ना, हर बार एक ही फसल नहीं बोनी। अगर ऐसा करेंगे तो वहां पे फिर फसल अच्छी पैदा होगी। उन खाद्यान्नों के नाम पता करो और लिखो जिनका हरियाणा निर्यात करता है। कौन से खाद्यान्न ऐसे ही, खाद्यान्न मतलब खाने पीने की चीजें, जिनका कि हरियाणा क्या करता है, निर्यात। और ये निर्यात क्या है, निर्यात होता है बेचना कोई चीज, और आयात होता है कोई चीज हमने मंगवाई है। निर्यात भेज दी किसी दूसरे कंट्री में या किसी दूसरे स्टेट में, और आयात जो मंगवाया है हमने। और आयात किन का करता है, दालों का। निर्यात किन किन का कर रहा है, गेहूं, कपास, चीनी और चावल का। और आयात कर रहा है दालों का। ठीक है। चित्रों को देखो और लिखो कि आवश्यकता से अधिक वर्षा और वर्षा की कमी का लोगों के जीवन और फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो यहाँ पे दो पिक्चर दे रखी है बेटा। एक पिक्चर में बहुत ज्यादा बारिश हुई है और दूसरे में बारिश नहीं हो रही। देखो कितनी तेज सूरज चमक रहा है और धरती पे भी दरारें आई हुई हैं, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ सूखा हुआ है। एक ही पेड़ है, ये भी सूखा पड़ा है ना। तो अब इनके प्रभाव देखते हैं कि यहाँ पे बारिश होती है तो बहुत अधिक बारिश हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, और बहुत ही कम होती है तो क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो पहले हम जान लेते हैं अधिक वर्षा का प्रभाव। फसल तबाह हो जाती है, यानी कि फसल नष्ट हो जाती, बह जाती है वो उसमें, है ना। मकान गिर जाते हैं, ये भी ठीक है। बारिश ज्यादा होगी तो मकान अपने आप गिर जाते हैं, मकानों में पानी भर जाता है, नीम में, है ना। आगे है भूस्खलन हो जाता है, धरती का स्खलन होता है, धरती खिसक जाना। तो धरती खिसक जाती है, बाढ़ आ जाती है। ये तो हमारे हो गए ज्यादा बारिश की वजह से होने वाले नुकसान, क्या किस तरह से हमारा जीवन इनमें प्रभावित होता है। दूसरा है वर्षा की कमी का प्रभाव। तो वर्षा नहीं होगी तो अकाल पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाता है। दूसरे नंबर पे खाने की चीजों की कमी हो जाती है, उत्पादन ही नहीं होगा तो कमी तो अपने आप हो जाएगी बेटा। अगला है पेयजल की कमी हो जाती है, पीने का पानी भी कम हो जाता है, क्योंकि जमीन में ज्यादा नीचे तक चला जाता है पानी जब सूखा पड़ जाता है। तो भूखमरी की समस्या हो जाती है, अभी बताया था मैंने। और पशु पक्षी भूख के कारण मर जाते हैं। पशु पक्षी, उनको भी पानी नहीं मिलता, खाने को भी नहीं मिलता, तो वो भूख प्यास से मर जाते हैं। ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन है कृषि वैज्ञानिक ने उपज बढ़ाने के लिए क्या सलाह दी। क्या दी बेटा, फसलों की सिंचाई सही समय पर करनी चाहिए, फसल अदल बदल कर बोनी चाहिए, सही मात्रा में उर्वरकों और अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहिए, और फसलों को कीड़ों से बचाना चाहिए। आगे है रामेर को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पड़ोसी किसान के ट्यूबवेल से सिंचाई करनी पड़ी और आढ़ती से उधार लेना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर किसान किससे पैसे लेता है। आवश्यकता पड़ने पर किसान
आड़ती से पैसा लेता है और अपनी उपज को बेचकर उसके पैसे चुकाता है। तुम्हारे घर में अनाज कैसे सुरक्षित रखते हैं? सुखाकर टंकियों में डाल देते हैं और नीम की पत्ती डाल देते हैं। अगला है, तुम्हारे इलाके में सिंचाई के लिए किसान केवल वर्षा पर निर्भर रहते हैं या कोई अन्य साधन अपनाते हैं? नहीं, वर्षा पर निर्भर नहीं रहते बेटा। वो सिंचाई के लिए नहरों, ट्यूबवेलों आदि साधनों को भी अपनाते हैं। किसान सिंचाई के लिए प्राय और किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं? तो बारिश हो गई, और किसान कुएं, नहरें, ट्यूबवेल और तालाब आदि का प्रयोग करते हैं। अगला है, किसान ने ऐसे क्यों लिखा कि लोगों को अनाज के अभाव का सामना करना पड़ता है? कैसे? अनाज मंडियों में बेचने के लिए लाया गया गेहूं खुले में पड़ा रहता है बेटा। भंडारण के लिए रखी गई बोरियां फटी हुई होती हैं, इस कारण बड़े पैमाने पर अनाज खराब हो जाता है, जिससे लोगों को अनाज के अभाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अनाज ज़्यादातर खराब हो जाता है। अगला हमारे पास है, फसलें खराब होने से किसानों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या पड़ता है बेटा? फसलें खराब होने से किसान कर्ज में डूब जाता है, यानी कि वो फसलों के लिए कर्ज लेता है और फसल पैदा नहीं होती तो वो चुका नहीं पाता। क्या जमींदार भी इससे प्रभावित होते हैं? उत्तर रहेगा नहीं, क्योंकि वो जमीन को ठेके पर देते हैं और किसान से नगद राशि ले लेते हैं। चाहे बारिश हो या कुछ भी हो, उनको तो पैसे मिल ही जाएंगे, हैं बेटा। किसान का अनपढ़ होना भी कठिनाइयाँ पैदा करता है। क्यों कठिनाई पैदा होती है उससे? क्योंकि किसान के अनपढ़ होने के कारण किसान सरकार की सारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाता, उसको जानकारी नहीं होती उनके बारे में। क्या मुआवजे के पैसों से किसान के नुकसान की भरपाई हो जाती होगी? नहीं, मुआवजे के पैसों से किसान के नुकसान की सारी भरपाई नहीं होती, थोड़ा बहुत सहारा लग जाता है। फसलों को अदल बदल कर क्यों बोना चाहिए बेटा? क्योंकि फसलों को अदल बदल कर बोने से भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है, इसलिए फसलों को हमेशा अदल बदल कर बोना चाहिए, एक ही फसल बार बार नहीं बोनी चाहिए। उर्वरकों और कीटनाशकों का समुचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक मात्रा में प्रयोग करने से भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, भूमि बंजर हो जाती है। अगला है, उपज बढ़ाने के साथ साथ उसका उचित भंडारण भी क्यों आवश्यक है? उसका सही भंडारण भी करना चाहिए, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि उचित भंडारण के अभाव में अधिकतर अनाज खराब हो जाता है और फिर अनाज की कमी हो जाती है। फसल तो पैदा हो जाती है, लेकिन उसका रख रखाव सही ढंग से नहीं होता तो आधा अनाज खराब हो जाता है, इसलिए हमें उसका उचित भंडारण करना चाहिए, अच्छे से रख रखाव करना चाहिए। अब आगे है, तुम्हारे घर के आसपास की सफाई ठीक प्रकार से नहीं हो रही, पता करो। सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? नगर निगम की। और इसके लिए चिट्ठी किसके नाम लिखोगे? किस विभाग को लिखोगे? नगर निगम के सहकारी विभाग को लिखेंगे हम। अब चिट्ठी किसके नाम लिखनी है और किस दफ्तर में भेजनी है? नगर निगम के दफ्तर में हमें भेजनी है। तो बेटा इसके साथ ही ये हमने अपना चैप्टर पूरा कर लिया है और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हमने बुक में लिखे हैं, कुछ वैसे नोटबुक में लिखवाए हैं। तो बेटा अब सारों को तुम नोटबुक में लिख लेना, सभी वीडियोज को में जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, और उनको अच्छे से लर्न कर लेना। यहाँ पे ये बता रहा है कि समस्या की तुम्हारी कोई समस्या हो तो उसकी जानकारी देते हुए पत्र भी भेजना है तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाता है और इसको अच्छे से लर्न कर लेना बेटा, ठीक है। थैंक यू।